हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और कल की क्लास कैसी रही भाई? कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है टैक्सोनॉमी वाला, कल की थोड़ी सी बातें समझ में आई होगी दोस्तों। देखिए, सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि आप किस लेवल तक की चीजें पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आप चीज पढ़ रहे हो ना, तो किस लेवल तक की चीजें पढ़ रहे हो। एक पायल जी का मैसेज है, सर मानव की उत्पत्ति कब पढ़ाओगे प्लीज बताओ। मानव की उत्पत्ति यूट्यूब पर क्वेश्चन करा दिए वन लाइनर, और वहीं से वो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर के बाद में आपको दो टॉपिक और पढ़ाऊंगा। एक तो प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्रकाश संश्लेषण और पादप हार्मोन। पीडीएफ आप निकला सकते हो, मैंने उसका लॉक खोल रखा है। आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, अपने फोन पे भेजिए और निकला लीजिए। चलिए दोस्तों, कल हमने प्लांट टैक्सोनॉमी स्टार्ट किया है, उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना, चीजों को याद करना। अगर चीजें याद नहीं रही तो ये एक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी ये सब रखी रह जाएगी। सबसे मेन जो मुद्दा है वो है क्लास का याद होना। दोस्तों, कल हमने जब टैक्सोनॉमी स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं तो टैक्सोनॉमी बहुत लंबी पढ़ाऊंगा। अब ये मत कहना कि सर ज्यादा पढ़ा रहे हो, है ना। काफी लंबी पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें से आपको मैं ये बोल रहा हूं भाई, आप शॉर्ट नोट्स बना लो। उसके शॉर्ट नोट्स बनाना ये आपका काम है। टैक्सोनॉमी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ये कल हमारी बात हो चुकी है। ये हमारा टैक्सोनॉमी कल हमने स्टार्ट किया है दोस्तों। तो मैंने ये कहा था मोटा मोटा कि टैक्सोनॉमी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्द है। कौन सी भाषा के दो शब्द है भाई? ग्रीक भाषा के दो शब्द है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्द है, टैक्सॉन प्लस नोमोस से मिलकर बना है। सबसे काम का जो क्वेश्चन था वो ये था, टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो एपीडे कंडोले। टैक्सोनॉमी जो शब्द है ये देने वाला जो वैज्ञानिक था ये एपीडे कंडोले थे। इनकी किताब का नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है। टैक्सोनॉमी के बाद में टैक्सोनॉमी के बाद में यहां पर एक शब्द आया था सिस्टेमेटिक्स। मतलब हम दोनों शब्दों को एक जैसे मान सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि सिस्टेमेटिक जो शब्द है वो थोड़ा बड़ा शब्द है, जिसमें खुद टैक्सोनॉमी उसके अंदर आ जाती है। अब सिस्टेमेटिक्स जो है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं है तो टैक्सोनॉमी के जैसा ही है, लेकिन वो एक वृहद शब्द है, एक बड़ा शब्द माना जाता है दोस्तों। ये प्लांट टैक्सोनॉमी की कल एक परिभाषा आई थी, पादप वर्गीकी किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था ये परिभाषा जो है ये लॉरेंस ने दी थी, और ये कहते हैं कि टैक्सोनॉमी जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों की पहचान। देखो टैक्सोनॉमी में क्या कर रहे हो आप, पादपों की पहचान, उनका नामकरण और उनका वर्गीकरण, ये चीजें टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर हमें पादपों की पहचान करनी है, उनका नामकरण करना है और उनका क्लासिफिकेशन करना है। लेकिन सिस्टेमैटिक्स में क्या करना है दोस्तों? सिस्टेमैटिक्स में उनकी पादपों की पहचान भी करनी है, नामकरण भी करना है, वर्गीकरण भी पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उनके बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है सिस्टेमैटिक्स के अंदर।
यहां पर कल हमने एक बहुत ही महान वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस के बारे में पढ़ा था। उनकी पुस्तक के नाम, एक नहीं दो पुस्तकों के नाम याद करवा रहा था। एक था सिस्टेमा नेचुरी, और एक आपका अगले पेज पर एक किताब का नाम जो था वो आता उसमें जेनेरा प्लांटेरम। ये दो पुस्तकों के नाम है जो आपको याद करने हैं। कैरोलस लीनियस की पुस्तक का नाम एक सिस्टेमा नेचुरी है और एक जेनेरा प्लांटेरम है। दोनों कैरोलस लीनियस की किताबें थी और इन्हें हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक यही है। तो इन्होंने सबसे पहले जो चीज बताई थी ना लोगों को, वो बताई थी द्विपद नाम पद्धति। जीवों के जो नाम है वो दो शब्दों में दिए जाते हैं। पहला शब्द वंश का होगा, दूसरा शब्द जाति का होगा। मैंने एक नाम बोला था बीच में, उसको याद कर लेना, काम का है। कि जो जाति शब्द है ना वो किसने दिया था, तो वो दिया था जॉन रे। मैंने नाम बोला था, उसको याद कर लेना। आया हुआ क्वेश्चन है। जाति की जो बात थी ना, जाति के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे, या जाति शब्द किसने दिया था, स्पीसीज, वो नाम लिखा था जॉन रे। जॉन रे ने दिया था जाति के बारे में। दोस्तों इन्होंने क्या किया, द्विपद नाम पद्धति दी थी। मतलब कोई भी जीव है उसका नाम दो शब्दों से मिलकर बनेगा। पहला शब्द वंश का होगा, दूसरा शब्द जाति का होगा। याद करो, समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। चीजें क्या होनी चाहिए भाई, याद होनी चाहिए। चीजों का बार बार रिवीजन होना चाहिए। ये मेन मुद्दे की बात। चलिए, अगर हम आगे बात करते हैं तो इनको हम बार बार बोल रहे हैं कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहते हैं कैरोलस लीनियस को, और जेनेरा प्लांटिलम इनकी किताब का नाम है। एक खास बात, इन्होंने, लीनियस ने लैंगिक लक्षणों के आधार पर पादपों का वर्गीकरण किया था। एक शब्द ध्यान रखना, लैंगिक लक्षणों के आधार पर। जब ये चीजें क्या है, याद नहीं रहती है दोस्तों। मैं आप सब भाइयों की समस्याओं को समझ सकता हूं, लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि बीच की लाइनों को भले बिल्कुल भूल जाना। जब मैं ये कह रहा हूं कि यार ये चीज याद रखनी है, तो वो तो यार रखनी पड़ेगी भाई। कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण किया उसका आधार था लैंगिक लक्षण। लैंगिक लक्षणों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। क्लियर है दोस्तों। कल हम पहुंच गए थे, आशीष मीणा सर, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टॉपिक वाइज क्लास, बायोलॉजी रिकॉर्डिंग कंप्लीट। आशीष जी, जूलॉजी पढ़ लीजिए, नया वीडियो डाल दिया है रिकॉर्डिंग में। क्या करना है रिकॉर्डिंग का, आपको हटा दूं उनको? जूलॉजी की नई वीडियो डाल दी है, वनस्पति विज्ञान की नई वीडियो डाल दी है, और ये मैसेज दोबारा नहीं आना चाहिए। सर रिकॉर्डिंग में आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं पढ़ा रखी। अरे मुझे पढ़ा है ना, मुझे पहले क्या पढ़ाना है ये देख ले। कि जो आपका सिलेबस मैंने बताया है उसका कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए। अब ऐसे थोड़ी है कि गुलू जी आपने तो पहले ऐसे कही थी बालों के बारे में पढ़ाना है। अरे तो बालों के बारे में पढ़ाना है तो लेकिन पहले प्रोटीन पढ़ा दिया तो क्या हो गया। मैंने ऐसे कह दिया भाई पहले आप उनको हेयर, बालों के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैंने क्या, बालों हेयर पढ़ाने से पहले आपको मैंने प्रोटीन के बारे में बता दिया। तो एक भाई कह रहा गुरु जी पहले प्रोटीन बता दिया आपने, पहले चुलू में बाल पता देते। अरे बालों से क्या होगा भैया, पहले उसमें यह बता दिया कि जो हमारे बाल है ये क्रिएटिन प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन क्या है उसके बारे में पहले बता दिया। बुद्धिहीन हो क्या? गुरु जी पहले चिलीबत में जैसी बताए ना ऐसी कैसी पढ़ाओ। मैं ये कह रहा हूं मुझे पहले क्या पढ़ाना है, पीछे क्या पढ़ाना है, वो मुझे पता है। आप ये देखो कि कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, है ना। और समय खराब मत करो। मैं बहुत, इंसान भी बहुत अच्छा हूं, बुरा भी, गुस्सा आता है पढ़ाते थे ये फालतू बातें करते ना, अनपढ़ो जैसी। तो इसलिए फिर प्लीज
है ना। अब सुनिए दोस्तों, कल हमने जब वर्गीकरण पढ़ा था तो एक द्विजगत पद्धति आई थी सबसे पहले। ये आप एक बार शॉर्ट में बना लो, जितना बोलूं उतना, कि द्विजगत जो पद्धति है ये दी है कैरोलस लीनियस ने। किसने दी है? कैरोलस लीनियस ने दी है। इन्होंने कुछ नहीं किया, शुरुआत में जितने भी जीव जंतु है उनको दो हिस्सों में बांट दिया। एक है प्लांटी, पादपों के लिए प्लांटी बना दिया, और प्राणियों के लिए एनिमेलिया। ये स्टार्टिंग हो चुकी थी। बिल्कुल भाई, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, इससे भी स्लो पढ़ा दूं अगर आप बोले तो। आप कॉमर्स से हो चाहे जन्नम से हो। दूसरा दूसरा आया था त्रिजगत पद्धति। दोस्तों ये ध्यान रखिए, जैसे जैसे चीजों का विकास हुआ ऐसे ऐसे नई नई चीजें पता चलने लगी। तो यहां पर कुछ नहीं किया, पहले तो ये देखिए, ये जो है ये हैकेल ने, हैकेल हैकेल वैज्ञानिक ने क्या किया, पादप और जंतुओं के अलावा एक तीसरा जगत और जोड़ दिया जिसका नाम रखा प्रोस्टेटा। तो न्यू, ये तो चलेंगे, अब ये तो चलेंगे, ये तो पहले ही आगे दोनों। और उन्होंने एक नई चीज और ऐड कर दी, प्रोस्टेटा। प्रोस्टेटा के बारे में अभी पढ़ेंगे, रुक जाइए। तीसरा ये किसने जोड़ा है? हैकेल ने। जैसे सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ, चीजों की बारे में जानकारी हुई, तो उन्होंने एक नया ग्रुप बना दिया, प्रोस्टेटा। प्रोस्टेटा में क्या है अभी डिटेल से पढ़ा रहा हूं। और उसके बाद में चतुर्थ जगत पद्धति आ गई। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ था नॉल एंड रस्का के द्वारा, तो उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों चीजों को बहुत बारीकी से देखा जाने लगा। तो बात आई केंद्रक की, किसमें केंद्रक है किसमें केंद्रक नहीं है, उस आधार पर एक नया ग्रुप और ऐड कर दिया, जो पता चल गया कि कौन प्रोकैरियोटिक है कौन यूकैरियोटिक है। तो एक वैज्ञानिक है कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या कर दिया, एक चौथा जगत और ऐड कर दिया। देखो वो नया जगत था मोनेरा, न्यू न्यू न्यू। केंद्रक के आधार पर यह बंटवारा हुआ था। बाद में जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तो वैज्ञानिकों ने केंद्रक पे नजर डाली कि यार किसमें केंद्रक सही है किसमें केंद्रक नहीं है। केंद्रक के आधार की जानकारी हुई, किसमें केंद्रक था किसमें केंद्रक नहीं था, उस आधार पर चीजों का और बंटवारा कर दिया कि भाई ये प्रोकैरियोटिक है ये यूकैरियोटिक है। तो एक नया ग्रुप ऐड कर दिया, मोनेरा। अब मोनेरा में क्या क्या आएगा अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे फेमस पंच जगत प्रणाली। दोस्तों शुरुआत में कवकों को पादपों के साथ रखा था। शुरुआत में जो कवक थे, कवक 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 फफूंद, शुरुआत में कवकों को पादपों के साथ रखा। लेकिन बाद में 1969 की बात थी, एक वैज्ञानिक आया था RH व्हीटेकर। इन्होंने ये कहा कि भाई पादप और कवकों में अंतर है। वो मैं बताऊंगा क्या क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि भाई पादप और कवकों में अंतर है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। और भी बहुत सारे अंतर है प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने ये कहा था। तो उन्होंने ये कही थी, किसने? व्हीटेकर ने। व्हीटेकर ने कहा था कि भाई कवकों को हम अलग रखेंगे। तो उन्होंने कवकों को अलग कर दिया और 5 ग्रुप बना दिए। मोनेरा पहले से ही था, प्रोस्टेटा पहले से ही था, प्लांटी था, एनिमेलिया था, एक नया ग्रुप ऐड कर दिया फंजाई, न्यू ग्रुप ऐड कर दिया फंजाई। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों RH व्हीटेकर की जो पंच जगत प्रणाली है वो बहुत फेमस है, और इसी के आधार पर पूरा वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। दोस्तों इन्होंने क्या किया, कुछ आधार बनाए कि भाई इनमें अंतर। मेनली अब हम सीधे सीधे पंच जगत प्रणाली पे जा रहे हैं। इन्होंने कोशिका की संरचना कैसी है उस आधार पर इनका विभाजन किया, पांचों में अंतर बताया गया। ओ सुनिए मेरे भाई, सुनिए भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोशिका की संरचना के आधार पर, मैं देसी भाषा में बोल रहा हूं, मेरी बात को सुने। RH व्हीटेकर ने इन पांचों में अंतर बताया, अंतर बता रहा है कि रे भाई अंतर लिख लो। मोनेरा में
प्रोस्टेटा में, फंजाई में, फंजाई मतलब कवक, प्लांटी में और एनिमेलिया में। इन पांचों में अंतर बता रहा है कौन? RH वीटेक। ये सबसे खास क्वेश्चन बनेंगे यहां पे। पांचों जगतों में अंतर बता रहा है, और अंतर मेनली किस आधार पर कर रहा है वो? उन्होंने एक तो कोशिका की संरचना देखी। भाई कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर, कोशिका को बहुत अच्छे से देखा इन्होंने। कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है, कोशिका को बहुत अच्छे से देखा, केंद्रक को बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद में पादप संरचना, थैलस, मतलब भाई जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज कैसे है उनमें। पोषण इसका मेन आधार था। मैंने कल भी कहा था पोषण इसका मेन आधार है। आपसे कल भी बोला है, क्वेश्चन आज वापस रिपीट कर रहा हूं। वो आपसे ऐसे पूछेगा कि भाई जो RH वीटेकर थे, उन्होंने किस आधार पर इन पांचों जगतों का वर्गीकरण किया। तो दोस्तों होने को तो देखो, कोशिका संरचना भी देखी है, थैलस भी देखा है। थैलस मतलब होता है ऐसे पादप जिनमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज का अभाव होता है, उनको बोलते हैं थैलस। पोषण प्रक्रिया देखी कि कौन सा जीव भोजन कैसे कर रहा है। कुछ प्रकाश संश्लेषी जीव है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, मतलब स्वपोषी, अपना भोजन खुद बना रहे हैं। कुछ परपोषी है जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रह रहे हैं। कुछ मृतोपजीवी है जो मरे गड़े सले चीजों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्होंने पोषण की क्रिया देखी। जनन भी देखा, कौन कैसे जनन कर रहा है। किसी में अलैंगिक जनन है, किसी में लैंगिक जनन है, किसी में कायिक जनन है, किसी में कैसा जनन है। इस आधार पर इन पांचों में अंतर बताएगा कौन? आपका मेरे भाई RH वीटेकर। RH वीटेकर इन पांचों में अंतर बताएगा। और आज की क्लास में मेन आधार यही है। अगर ये चित्र नहीं अच्छे से दिख रहा हो तो मैं आपको एक दूसरा चित्र भी बता देता हूं। ये रहा, शायद ये चित्र आपको उससे बेहतर दिख रहा होगा, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको और जूम कर लेता हूं जितनी इसकी कैपेसिटी है। ये NCERT का पेज है जहां पर हम सीधा सीधा पंच जगत के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पंच जगत पे चर्चा करेंगे, इसको समझ लेना। ये चार्ट यदि आपने समझ लिया, समझ लेना आपको पंच जगत समझ में आ गया। चलो भाई, सबसे पहले मेरी बात को जैसा बोलूं ना, चार्ट को छाप लो बहुत अच्छे से और हर एक शब्द का एनालिसिस कर लो। 5 जगत यहां पर मैंने लिए हैं। पांच जगत में यहां पे लेके चल रहा हूं। पांचों जगतों में हम अंतर पढ़ेंगे RH वीटेकर के अनुसार। नंबर 1, ये मोनेरा जगत है, ये प्रोस्टेटा है, ये फंजाई है, ये प्लांटी है और ये एनिमेलिया है। ये पांचों जगत है। प्लीज, पूरा खेल आज की क्लास का है। सबसे पहले मैं मेरे भाई, सबसे पहला पॉइंट है कोशिका का प्रकार। कोशिका प्रकार नंबर 1। दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूं, मोनेरा जगत में जो जीव आते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें। समझना मेरे भाई, कहीं पर भी प्रोकैरियोटिक शब्द दिख जाए, प्लीज आज की क्लास को बहुत अच्छे से सुन लेना। जहां पर प्रोकैरियोटिक शब्द दिख जाए, समझ लेना वो मोनेरा जगत है। बाकी सभी की जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब है जिनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों पहले भी समझा चुका हूं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत के जो जीव होंगे
पहले यह भी बता दूं कि मोनेरा में कौन कौन आता है। सुनो, मोनेरा में आएंगे मेनली बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। क्या बोल रहा हूं, यहां ऐड कर दो दोस्त। नंबर एक, मोनेरा में कौन आएगा? मोनेरा में आ रहा है सबसे पहले जीवाणु। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया आएंगे। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो मोनेरा जगत में रखे गए हैं। इसके बाद में नील हरित शैवाल, इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और एक इसमें आता है माइकोप्लाज्मा। ये तीन उदाहरण गांठ बांध लो। इसे जंतु जगत का जोकर भी कहते हैं। जंतु जगत का जोकर भी कहते हैं इसको। फुल डीपली पढ़ाऊंगा भाई। जिसके पास समय नहीं हो वो रिकॉर्डेड क्लासे देखे, जिसके पास समय है वो फुल डीपली पढ़े, अच्छे से पढ़े। ऐसा बायो, ऐसा जो जीवन में दोबारा नहीं पढ़ना है। मैं नहीं तो मेरे भाई ये कहानी 2, 5, 6 दिन में भी खत्म हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक ही लाइन बोली है, जिसके पास समय नहीं है पूरा फिजिक्स रिकॉर्डेड है पढ़ डालो, पूरा केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है पढ़ डालो। लेकिन जिनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे लेवल की बातें सुननी है, वो आराम से ठंडे दिमाग से सुन लीजिए दोस्तों। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये तीन उदाहरण मुख्यतः मोनेरा जगत में आते हैं। और इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती है, इनमें जो कोशिका पाई जाती है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ऐसा पढ़ लो कि विज्ञान पढ़ाने स्टार्ट कर दो। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब, प्रोकैरियोटिक के ऊपर पहले पढ़ा चुका हूं कोशिका वाले चैप्टर में। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। ऐसे समझो, जिन कोशिकाओं में लगभग केंद्रक अनुपस्थित होता है, लगभग अनुपस्थित होता है, ऐसी कोशिकाओं को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जहां पर भी प्रोकैरियोटिक शब्द आ जाए, उठा के जगत का नाम पटक दीजिए मोनेरा। उत्तर पटक देना मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में जो कोशिका है वो कैसी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक। बाकी सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो मोनेरा को पहचानने का सबसे बड़ा लक्षण है प्रोकैरियोटिक कोशिका का पाए जाना। एक बार यस या नो करो, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे सब में, इन सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाएंगी। प्रोस्टेटा जो होगा यूकैरियोटिक कोशिका है, इनमें भी यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें भी यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें भी यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है। दूसरी चीज, इनमें मुख्य कोशिकांगों का अभाव होता है। पॉइंट नंबर 2, इनमें मुख्य कोशिकांगों का अभाव होता है। मुख्य कोशिकांगों का अभाव होता है। कहने का मतलब मेरे भाई, जो मोनेरा जगत के जो जीव है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपिंडीय जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम तो होते हैं 70 इस प्रकार के, इनमें
70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। राइबोसोम। अब वापस आओ, अब बात को फिर से क्लियर कर लो। मोनेरा जगत की सबसे खास बात कि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। मतलब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताए हैं, तो यह है प्रोकैरियोटिक जीव। चलो दूसरा अंतर बोलो गुरुजी। दूसरा अंतर यह है मेरे भाई कि इनकी पहला लक्षण यह हो गया इनका, इसके बाद में इनका दूसरा लक्षण देखिए, कोशिका भित्ति के आधार पर। दूसरा अंतर क्या देखना है, इनकी कोशिका भित्ति क्या है। देखो मेरे भाई, इनमें सेलुलोज रहित 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 सेलुलोज रहित बहुसर्कराइड प्लस एमिनो अम्ल की कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो मोनेरा जगत के जो जीव है, इनमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें बहुसर्कराइड प्लस एमिनो अम्ल की कोशिका भित्ति पाई जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो यह है पोप्टिडोग्लाइकेन प्लस एमिनो अम्ल। पोप्टिडोग्लाइकेन, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है। इनकी कोशिका भित्ति बहुसर्कराइड प्लस एमिनो अम्ल से मिलकर बनी है। बहुसर्कराइड, बहुसर्कराइड को हम बोल रहे हैं पोप्टिडोग्लाइकेन। कोशिका जो भित्ति है, इनकी जो कोशिका भित्ति है ये पोप्टिडोग्लाइकेन प्लस एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, सेल वॉल। इनकी जो कोशिका भित्ति है ये पोप्टिडोग्लाइकेन प्लस एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। मतलब बात को समझना, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है। अगर ये वास्तव में पादप होते ना तो इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, सेलुलोज की। ये वास्तव में पादप कैटेगरी में नहीं है, इनको अलग रखा है। इनकी जो कोशिका भित्ति है, ध्यान रखना, ये सेलुलोज की नहीं बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति पोप्टिडोग्लाइकेन प्लस एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति पे नजर डालो। प्रोस्टेटा जगत में जो जीव आएंगे, कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती है। कुछ में उपस्थित है फंजाई। फंजाई में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेलुलोज रहित काइटिन की बनी होती है। मोस्ट, ये आपने सुना भी होगा। जो कवक होते हैं फंजाई, फंजाई कवक, कवक, फफूंद, फंदू, फफूंद, फफूंद, ये वास्तविक पौधे होते हैं, प्लांटी में उच्च वर्ग के पादप। जो वास्तविक पादप है वो यहां है, और जो वास्तविक पादप होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। और इनमें आते हैं उच्च वर्ग के जंतु, उच्च वर्ग के जंतु, और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति की बात हुई है इस बार। वापस मुद्दे के साथ आइए। मुद्दा आया है कोशिका भित्ति का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोनेरा जगत में कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं होती है। कोशिका भित्ति तो होती है, लेकिन वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। प्रोस्टेटा में जो जीव आते हैं, प्रोस्टेटा में जो जीव आते हैं, इसमें आते हैं प्रोटोजोआ, युग्लिना, क्लेडेमाइडोमोनास। प्रोस्टेटा में एक तो प्रोटोजोआ वाले जीव आते हैं, अमीबा,
पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये आते हैं प्रोटोजोआ में, इस वाले ग्रुप में। प्रोस्टेटा में कौन आता है? प्रोस्टेटा में कौन आता है? पहले सुनो तो सही, प्रोस्टेटा में कौन आता है? प्रोटोजोआ, मतलब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एक कोष के जीव, एक कोष के जीव, एक कोष के जीव आएंगे, एक कोष के जीव आएंगे। प्रोस्टेटा में कौन आते हैं? एक कोष के जीव, एक कोष के जीव, एक कोष के जीव, एक कोष के जीव। ये भी एक कोष के होते हैं, मोनेरा वाले जीव भी एक कोष के होते हैं, एक कोष के होते हैं ये भी, लेकिन एक कोष के प्रोकैरियोटिक, एक कोष के प्रोकैरियोटिक, एक कोष के प्रोकैरियोटिक, एक कोष के प्रोकैरियोटिक, एक कोष के यूकैरियोटिक, ये भी एक कोष के होते हैं, एक कोष का पाए जाते हैं, एक कोष की है। लेकिन एक कोष के यूकैरियोटिक, अंतर है। एक कोष के प्रोकैरियोटिक, एक कोष के प्रोकैरियोटिक, एक कोष के यूकैरियोटिक, एक कोष के यूकैरियोटिक, अंतर आ गया, अंतर हो गया। यहां है एक कोष के है लेकिन प्रोकैरियोटिक है, यहां ये एक कोष की है लेकिन ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। पूरा खेल ही इसी का है पूरे चैप्टर में। ठीक है सर, इतना सा समझ में आया कि जंतुओं में कोशिका भित्ति होती नहीं है। ठीक है, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है गुरुजी। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है गुरुजी। यहां कुछ में कोशिका भित्ति होती है, कुछ में नहीं होती है, छोड़ो। और यहां पर जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, ये क्लियर कर दिया है मैंने। बाकी ये सभी बहुकोश के होते हैं, ये सभी बहुकोश के होते हैं, ये सभी बहुकोश के होते हैं, बहुकोश के होते हैं, समझ जाना, बहुकोश के होते हैं, ये सभी बहुकोश के होते हैं। चलिए तीसरे नंबर पे केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली की बात आ रही है। केंद्रक के चारों ओर झिल्ली, यहां तो केंद्रक होता ही नहीं है, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है, बाकी सब में उपस्थित 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 है। केंद्रक झिल्ली यहां नहीं होती, केंद्रक ये मानो होता ही नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली कहां से होगी? क्लियर है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली की बात हुई है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली की बात हुई है। इसके बाद में अगला है चौथे नंबर पे काय संरचना। ये काय संरचना का मतलब है एक कोश के, ये आ गए, यहीं पे आ गए, ये एक कोश के होते हैं, बाकी सभी बहुकोश के हैं। हाँ सॉरी, ये भी एक कोश के है, बाकी सभी बहुकोश के, बाकी सभी बहुकोश, मतलब इनका जो विकसित कोशिका, ये भी, ये दोनों एक कोश के, ये बहुकोश के हैं, ये भी बहुकोश के हैं। इनमें ऊतक पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, ऊतक तंत्र सब कुछ विकसित है इनमें। इनमें ये भी बहुकोश के हैं, इनमें भी ऊतक है, अंग है, अंग तंत्र पूरा विकसित है। ये दोनों तो पूरी तरह से विकसित है। विकसित वाले पौधे, विकसित वाले जंतु, विकसित पौधे, विकसित जंतु, सब कुछ है ये मानो। मेन जो है ना गड़बड़ी, वो इन तीनों में है, मेन गड़बड़ी इन तीनों में है। ये तो विकसित पादप, ये विकसित पौधे, और ये विकसित जंतु, ये दोनों, ये विकसित पादप, ये विकसित जंतु है। तो इनमें तो जो हम, जैसे इसको तो ये है एनिमी, इसको तो हमारे ऊपर ले लो, और ये है, ये विकसित पौधे हैं। इनमें है गड़बड़ी, ये तीनों में, इनको अच्छे से पढ़ लेना। पांचवें नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण है पोषण की विधि। दोस्तों, पोषण की विधि का मतलब है कौन भोजन कैसे प्राप्त कर रहा है, कौन भोजन कैसे प्राप्त कर रहा है। देखो मेरे भाई, पहले तो ये देख ले कि किस किस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, किस किस में। देखो ये पादप है,
ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ये स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बनाएंगे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। हम तो परपोषी है भाई, भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं। हम जो कहने का मतलब जो जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं, भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं, चाहे वो मृतोपजीवी हो चाहे प्राणी संभोजी हो। कहने का मतलब चाहे कोई मरे गड़े सड़ी गिरी चीजों को खा रहा है या फिर कोई दूसरे जीवों को खा रहा है, तो ये परपोषी है। तो ये स्वपोषी, ये परपोषी, दो शब्दों को तो साइड में लगाओ। ये जो कवक होते हैं मेरे भाई, कवक फफूंद, ये भी परपोषी होते हैं और मेनली ये मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी कवक फफूंद, फफूंद कहां मिलेंगे? फफूंद जो है ना दोस्तों, ये मेनली सड़े गली चीजों के ऊपर मिलेंगे, सड़ी गली चीजों के ऊपर मिलेंगे, सड़ी गली चीजों के ऊपर मिलेंगे। मृतोप कवक को पकड़िए, कवक जो होते हैं ना फफूंद, कोई सड़ी गली चीजें होती है, कभी कोई अचार वगैरह देखना, कोई रोटी है 10 दिन से रखी है सड़ी गली, तो वहां ये मृतोपजीवी, मतलब पहले तो बोलो, पहले तो दो शब्द यूज करो, स्वपोषी या परपोषी। स्वपोषी मतलब हरे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, दो शब्द यूज करो पहले तो। स्वपोषी अपना भोजन खुद बना रहे, या परपोषी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, तो यह है परपोषी। दूसरे परपोषी में कैसे है? मृतोपजीवी और परजीवी। परजीवी का मतलब है दूसरे के शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर आया है स्वपोषी, ये बढ़िया है। प्रोस्टेटा के अंदर जो जीव आते हैं ये स्वपोषी है, मतलब इनमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और ये परपोषी भी है। दोनों बता दिए इसमें, कह दिया कि भाई ये जो प्रोस्टेटा वाले जो जीव है, जैसे इनमें कुछ स्वपोषी भी है और कुछ परपोषी भी है, कुछ स्वपोषी भी है। फिर इनका सबका वर्णन करूंगा मैं, धैर्य रखो यार, सबका अलग अलग वर्णन करूंगा, बहुत अच्छे से डीपली वर्णन करूंगा। अब यहां आ जाओ, मोनेरा जगत के जो जीव है ये स्वपोषी भी होते हैं, मतलब इनमें दो तरह का संश्लेषण होता है, एक प्रकाश संश्लेषण भी होता है कुछ जीवों में और एक रासायन संश्लेषी भी होते हैं जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तथा तथा ये परपोषी भी हो सकते हैं। तो भैया ये चीजें ऐसे के ऐसे याद रखनी है, परपोषी भी हो सकते हैं, ये परपोषी भी हो सकते हैं, ये परपोषी भी हो सकते हैं, मृतोपजीवी भी, मृतजीवी और परजीवी। मतलब कहने का मतलब ये जो मोनेरा वाले जो जीव है ना, मोनेरा अच्छे से कर लो, मोनेरा जगत के जो जीव है ये स्वपोषी हो सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ये परपोषी भी हो सकते हैं, भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर करते हैं, है ना। तो ये मेनली दोनों में आ गए ये। जैसे ये इनके लिए देखो, इनके लिए स्वपोषी ये भी है, स्वपोषी ये भी है, परपोषी ये भी हो सकते हैं, परपोषी ये भी हो सकते हैं। लेकिन अब आगे आगे का देख लो, ये पूरी तरह से ये दो शब्द है, परपोषी तो होते हैं लेकिन परपोषी है, स्वपोषी नहीं है, ये परपोषी है, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो इसमें दो प्रकार है, एक तो मृतोपजीवी और एक परजीवी। परजीवी है दूसरों के शरीर में रहना, परजीवी के मतलब दूसरों के शरीर में रहना। छठे नंबर पे आता है जनन कैसे होता है इन जीवों में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, संयुग्मन। दोस्तों ये लैंगिक जनन की विधि है। जो मोनेरा जगत के जो जीव है उनमें लैंगिक जनन होता है संयुग्मन विधि के द्वारा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। संयुग्मन का मतलब होता है, ऐसे समझो कि इनके जो शुक्राणु अंडाणु होते हैं, नर और मादा जो होते हैं, वो अपने एक नली के अंदर उनको डाल देते हैं और वहां पर उनका युग्मन हो जाता है, मिल जाते हैं संयुग्मन में। तो इनमें जो मोनेरा जगत के जो जीव है उनमें संयुग्मन के विधि के द्वारा लैंगिक जनन देखने को मिलेगा। प्रोस्टेटा में, प्रोस्टेटा में युग्मक संलयन और संयुग्मन दोनों विधि यहां देखने को मिलेगी। युग्मक संलयन का मतलब है
शुक्राणु अंडाणु का मिलना। युग्मक संलयन, युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु अंडाणु का, संलयन का मतलब होता है मिलना। यहां पर पंजाई, इनमें निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन का मतलब होता है शुक्राणु अंडाणु का मिलना। यहां पर भी निषेचन होगा, यहां पर भी निषेचन होता है। ये तीनों तो निषेचन चलेगा, प्रजनन की विधि है निषेचन, है ना। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका सबसे ज्यादा ये आता है, यहां पर विधि चलती है संयुग्मन। और तो साइडों में काफी विधियां है, लेकिन मेन जो विधि है वो संयुग्मन की है। ये चार्ट तैयार करो। अगर ये चार्ट तैयार नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ये मान लेना। अब इनका उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, प्लीज अपने ऐड कर लेना। मोनेरा में कौन कौन आते हैं, प्लीज इनके उदाहरण याद करिए। मोनेरा में कौन कौन आता है? बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। ये मोनेरा जगत के जीव है। प्रोस्टेटा में कौन कौन आते हैं गुरुजी? प्रोस्टेटा में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम, मतलब एक कोष के जीव, एक कोष के यूकैरियोटिक, एक कोष के यूकैरियोटिक जीव आते हैं। फंजाई में आपको सीधा सीधा पता है कवक आते हैं, फफूंद। अब कवक भी तरह तरह के होते हैं, है ना। प्लांटी में उच्च वर्ग के पादप आएंगे, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्लीज आप यूट्यूब पर वीडियो जरूर देखा करो, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो मैं शब्द बोल रहा हूं ना, इनका बहुत फायदा आपको मिलेगा। और एनिमेलिया के अंदर हम जंतु वर्गीकरण पढ़ेंगे, पूरा जंतु वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब दोस्तों, मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एकदम और चीजों को गहराई से पढ़ाना चाह रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक जीव का वर्णन करके आपको दूंगा, मेरी बात को आप समझे। जैसे ये तो हो गए, कोई बात नहीं है। अब हमें ये चैप्टर पढ़ना कैसे है दोस्तों? अब ये चैप्टर ऐसे पढ़ने हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे वायरस के साथ में। सर वायरस तो आया ही नहीं इनमें। नहीं, ये दुनिया में एक अलग ही कहानी है इसकी। वायरस के बारे में पढ़ेंगे, चाहे कम पढ़ेंगे, 10 ही लाइन पढ़ेंगे, लेकिन वायरस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ये क्या है सर, इसका ग्रुप कौन सा है, ये किस जगत में आता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत को, जो भी अच्छी बातें होंगी अलग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में गुरुजी मैं देखता हूं प्रोस्टेटा के बारे में। फिर उसके बाद में गुरुजी कवकों के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में फिर गुरुजी फिर मैं तो को पादप वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। पादप वर्गीकरण में आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा। थैलोफाइटा, यूट्यूब पर जरूर देखो, बहुत फायदा मिलेगा। पूरा थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, थैलोफाइटा में कौन कौन आता है। फिर उसके बाद में ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में पढ़ेंगे कौन कौन आवे। एक तरह से पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे। थैलोफाइटा में मेनली आते हैं शैवाल, शैवाल आते हैं, मेनली शैवाल आते हैं। शैवाल मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है। मैं आपको यह भी बता दूं, बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है। जैसे अभी मैं जीवाणु की बात करूं तो ठीक है, अभी तो हम बोल रहे हैं RH व्हीटेकर के अनुसार, तो हम कह रहे हैं कि भाई जीवाणु जो है वो मोनेरा जगत में आते हैं। लेकिन और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जब वो वर्गीकरण करेंगे तो आपके जो हेलोफाइटा में शैवालों को भी रख रखा है उन्होंने, और उसमें जीवाणुओं को भी रख दिया, बैक्टीरिया को भी रख रखा है हेलोफाइटा में। हाँ, तो ये वर्गीकरण का आगे और है, और वैज्ञानिक आएंगे तो वो अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण करते जाएंगे, है ना।
शैवालों को तो अलग से ही पढ़ेंगे, शैवालों में तो कुछ शक ही नहीं है। मेनली हम जो है थैलोफाइटा में शैवालों को ही पढ़ेंगे, थैलोफाइटा के अंदर शैवालों को पढ़ेंगे। ये है कहानी। एक चीज और, देखो मैं आपको एक छोटी चीज बताऊं। एक वैज्ञानिक था इकलर, उसने वर्गीकरण किया। तो उसने, आगे बता दूंगा कल की क्लास में, एक वैज्ञानिक था इकलर, इकलर उन्होंने क्या किया भाई रे भाई, उन्होंने जीवाणु, शैवाल और कवकों को थैलोफाइटा में रखा। एक वैज्ञानिक, कल उसका भी नाम बोल दूंगा मैं, इकलर ने, इकलर के अनुसार उसने वर्गीकरण किया। कल पढ़ेंगे पूरी कहानी अच्छे से। तो अभी तो ठीक है, अगर ऑप्शन में देखो, मेरा कहने का मतलब RH वीटेकर कह रहा है कि भाई शुरुआत चल रही है अभी से, तो उन्होंने कही है कि भाई जीवाणुओं को, शैवालों को हम मोनेरा में रखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है भाई, आप मोनेरा में रख रहे हो, ऑप्शन में मोनेरा मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में मोनेरा जब नहीं देंगे ना, तो फिर वो थैलोफाइटा देते हैं। तो आगे चलकर हम शैवाल, जीवाणु और कवक, तीनों को, कवकों को भी ध्यान से सुनना, आगे कवकों को भी हम किस में रखेंगे, थैलोफाइटा में पढ़ेंगे। फिर ब्रायोफाइटा आ जाएगा, फिर टेरिडोफाइट आ जाएगा, फिर जिम्नोस्पर्म आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म आ जाएगा, फिर एंजियोस्पर्म आ जाएगा, एंजियोस्पर्म आ जाएगा। इस तरह से ये पादप वर्गीकरण चलेगा। फिर इसमें एंजियोस्पर्म में दो है, आपने सुना होगा एक नाम तो, एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। कहने का मतलब मेरे भाइयों, इस चीज को थोड़ा सा बेहतर से समझने की कोशिश करना। अभी तो कोई पूछे ना, अभी आज की क्लास के अनुसार मैं पूछूं, प्लीज आज की क्लास के अनुसार मैं आपसे पूछूं कि भाई वायरस का तो अलग ही दुनिया है, इसकी तो अलग ही दुनिया है गुरुजी, ये कहाँ है, इसके बारे में आपको पढ़ा दूं, अलग दुनिया है इसकी, इसका किसी दुनिया से कोई लेन देन नहीं है, इसको हम अलग ही पढ़ेंगे, दुनिया से बाहर रखेंगे इसको, है ना। फिर उसके अलावा सब चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। आज की क्लास के अनुसार मैं ये पूछ रहा हूं, आज की क्लास के अनुसार मैं ये पूछूं कि नीलहरित शैवाल किस जगत में रखा है। तो आज की क्लास के अनुसार आप ये बोलना कि बैक्टीरिया मोनेरा जगत में है, नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एक ही नाम है, मोनेरा जगत में है, माइकोप्लाज्मा ये भी मोनेरा जगत में है। ये मोनेरा जगत में कैसे जीवों को रखा है, एक कोष की है, ध्यान रखना। मोनेरा जगत में एक कोष की है, प्रोकैरियोटिक जीव रखे हैं। मोनेरा जगत में एक कोष के प्रोकैरियोटिक जीव रखे हैं। आज की क्लास के अनुसार जितना बोला उसको ऐसे ही बताना। आज की क्लास में मैंने बोला है कि भाई प्रोस्टेटा में किसको रखा है, प्रोटोजोआ यूग्लिना को, है ना। एक कोष की है यूकैरियोटिक, एक कोष की है यूकैरियोटिक, इसमें है एक कोष के प्रोकैरियोटिक, एक कोष के प्रोकैरियोटिक। आगे सभी, जैसे कवक के लिए ये RH वीटेकर ने कवक के लिए अलग ही जगत बना दिया था, फंजाई। पादप है ये, जंतु है ये, लेकिन कल हम एक अलग ही तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे वापस से। ये तो हो गया पंच जगत तक की कहानी। हां, पहले हम एक बार मोनेरा के बारे में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फ्रोस्टिटा के बारे में भी पढ़ा दूंगा, लेकिन उनको शुरू करने से पहले मैं इसका एक अलग ही तरीका और सेट करवाऊंगा। तो कोई नहीं, थोड़ा सा भाई ये बड़ा चैप्टर है, और जिन भाइयों के पास में कक्षा 11वीं की कोई बायो की किताब हो, तो मैं सभी डाटा कक्षा 11वीं से उठा रहा हूं। नहीं तो मेरा भाई अगर 9वीं की क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रहा होता तो शायद ये चैप्टर 2 दिन बाद में खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, जिनके पास समय की कमी है वो पूरा फिजिक्स पढ़े,
साइड में पूरा रख रखा है, इसीलिए रख रखा है। गल्लान भाइयों जल्दी होते हो गुरुजी, जल्दी जल्दी पढ़ ले मेरे भाई। और जिनके पास समय है ना, वो ऐसी विज्ञान पढ़ो कि जीवन में दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। और क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये इस बार का समय, क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा जल्दी से, है ना। भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मैं उस लेवल तक की चीज आपको पढ़ा दूंगा जो आपको कभी टेंशन नहीं देगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल लाएंगे मोनेरा जगत को, करेंगे शुरू। कल शुरुआत करते हैं कौन सी जगत से? मोनेरा जगत से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।